नमस्कार, क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं LR मोबिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन 3.1 से आगे स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। कक्षा 12 का टॉपिक है ये। तो 3.1 से बाद में हम पढ़ेंगे आज मैट्रिक्स पर संक्रियाएँ। संक्रिया का मतलब मैट्रिक्स को जब अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स को कब जोड़ा जा सकता है, जोड़ने की क्या कंडीशंस होती हैं, जोड़ने कैसे जोड़ा जाएगा, मैट्रिक्स योग की क्या प्रॉपर्टियाँ होंगी, मैट्रिक्स को और मैट्रिक्स से गुणा करने की क्या कंडीशन होती है, गुणा कैसे होता है और मैट्रिक्स गुणा के क्या गुणधर्म हैं, सारी बातों की हम करेंगे आज चर्चा। और इसको अगर मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया है तो इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पर संक्रियाएँ, यानी आव्यूह पर संक्रिया। आव्यूह पर संक्रिया, इसको अपन बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। तो मैट्रिक्स में संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को जब अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या चेंजेस होता है और क्या कैसे गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आव्यूह को, मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा, यानी जब मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होता है। देखो, जब मान लीजिए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, इसकी कोटि है एम गुणा एन। हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए जिसकी कोटि है एम गुणा एन। मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स ए आई जे एम गुणा एन। यदि हमें इस मैट्रिक्स को अचर संख्या के से गुणा किया जाए, यानी के इंटू ए निकाला जाए, तो के इंटू ए कैसे निकाला जाएगा, के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन, ऐसे। अब ये के से गुणा कैसे करेंगे अपन, तो के इंटू ए बराबर, ये जो के है प्रत्येक एलिमेंट से के गुणा हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमको, के ए आई जे एम क्रॉस एन। अब सवाल क्या है, सबसे पहली बात करें कि क्या हमारी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा करने पर उसकी कोटि में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। अगर मैट्रिक्स ए की कोटि m गुणा n है तो k गुणा a मैट्रिक्स की कोटि भी m गुणा n ही होगी, यानी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा करने पर उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट, जब किसी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव उस अचर संख्या k से गुणा हो जाता है। यही इसका बेसिक सा फंडा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। और इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, 2/3। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, 2/3। अगर इस मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा किया जाए, जैसे मान लो मुझे 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये हमको 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स मिलेगी, यानी ये हमको फाइंड मिल रही है 2a मैट्रिक्स। तो ये 2a मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, तो जितने भी एलिमेंट है इसके, जो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है वो 2 से गुणा हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, 2 4 6 8 10 और 12, ये हमको मैट्रिक्स मिली। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स आई हमको 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी 2a मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की कोटि भी वही रहेगी, 2/3 की। यानी किसी मैट्रिक्स को जब अचर संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उस अचर संख्या से गुणा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, मैट्रिक्स हमारे पास में है 2/3 की। जब इस मैट्रिक्स ए को अचर संख्या के से गुणा किया गया है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव किससे गुणा हो गया, 2 से, और कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मान लो यहाँ से बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगी, जिससे मान लो आप बोर्ड ने क्वेश्चन दिया कि मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की कोटि, एक मैट्रिक्स ए की कोटि, अगर मैट्रिक्स ए की कोटि 2/4 है तो 5 इंटू ए की कोटि क्या होगी। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, 2 गुणा 4, तो 5 गुणा ए मैट्रिक्स कोटि क्या होगी, तो इसकी भी कोटि कितनी होगी, 2 गुणा 4 ही होगी। यानी किसी मैट्रिक्स को यदि अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो कोटि हमारी मैट्रिक्स ए की है वही कोटि हमारी 5 इंटू ए मैट्रिक्स की होगी। और ये तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं
MCQ हैं वो अलग ही सीरीज लेके आएंगे अपन। अभी जैसे मैंने बता दिया टॉपिक से ये संबंधित था। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उस अचर संख्या से गुणा हो जाता है। जैसा कि A बराबर था Aij m क्रॉस n, तो K इंटू कितना आ गया, K टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, तो K इसके अंदर गुणा कर दिया, यानी Ka बराबर मिल गया K टाइम्स ऑफ Aij m क्रॉस n, यानी Ka मैट्रिक्स की कोटि कितनी मिली, m क्रॉस n। तो ये है मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा करने का नियम। इसका एक छोटा सा इसकी प्रॉपर्टी उसको भी हम देख लेते हैं। अचर संख्या से गुणनफल की एक प्रॉपर्टी है, देखिए यदि मान लीजिए हमारे पास में अचर संख्या k है, यदि हमारे पास में अचर संख्या k है a प्लस b, यानी अचर संख्या k से किसको गुणा करना है, a प्लस b मैट्रिक्स को। तो इसकी प्रॉपर्टी है, अचर संख्या गुणा की प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूँ इसको, मैट्रिक्स या अवयव के अचर संख्या के गुणनफल का गुणधर्म, प्रॉपर्टी है ये इसकी। यदि मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है ये, यानी k टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम Ka प्लस Kb, Ka प्लस Kb। अब जहाँ पर a और b क्या होंगी, समान, जो a और b होंगी वो क्या होंगी, समान कोटि की मैट्रिक्स अवयव। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, a और b समान कोटि की मैट्रिक्स। और ठीक इस तरीके से मिलेगा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी उसको अपन दोनों साइड से लिख सकते हैं। यदि Ka प्लस b है तो उसको अपन Ka प्लस Kb लिख सकते हैं, और Ka प्लस Kb को क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ a प्लस b कॉमन लिख सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा गुणधर्म है। अब देखिए आगे मान लीजिए अब मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है। अभी हम बात करेंगे मैट्रिक्स का योग, अवयवों का योग, दो मैट्रिक्स को योग कब किया जा सकता है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स का योग करने की कंडीशन है, यदि दो मैट्रिक्स को योग तभी पॉसिबल है जब उनकी कोटि समान हो। दो मैट्रिक्स A व B का योग तभी संभव है जब उनकी क्या समान हो, कोटि। दो मैट्रिक्स A और B का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो। और योग से प्राप्त, अगर योग कर लिया तो योग से प्राप्त अवयव या मैट्रिक्स, योग से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि दो मैट्रिक्स A और B का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो। जब दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान है तभी हमको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर हम A और B जो कि दो समान कोटि की मैट्रिक्स हैं, समान कोटि की मैट्रिक्स A और B का जोड़ करके जो नई मैट्रिक्स मिलेगी हमको A प्लस बी मैट्रिक्स, तो A प्लस बी मैट्रिक्स की कोटि वही रहेगी जो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स की कोटि है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A बराबर स्मॉल Aij m क्रॉस n। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A बराबर Aij m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है B, और B मैट्रिक्स है Bij, तो m क्रॉस n भी वही रहेगी, क्योंकि मुझे A और B का क्या करना है, सम करना है। A और B का क्या करना है, मुझे सम करना है। तो अगर A और B का मुझे जोड़ करना है तो A प्लस B, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि दो मैट्रिक्स A और B का योग तभी संभव है जिनकी कोटि समान हो। उनकी क्या समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। तो A की कोटि भी कितनी है, m क्रॉस n, B की कोटि भी कितनी है, m क्रॉस n। तो अगर मुझे A और B को जोड़ना है तो क्या जुड़ेगा, Aij m क्रॉस n प्लस, मैं कोटि को हटा देता हूँ ऐसे, Bij, ठीक है। अब देखिए यहाँ से A प्लस B क्या मिलेगा, देखो जब भी दो मैट्रिक्स का योग किया जाता है तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। लिख देता हूँ इस चीज को, दो अवयव का योग किया जाता है
अगर दो मैट्रिक्स का योग किया जाता है, समान कोटि की होनी चाहिए, समान कोटि की दो मैट्रिक्सों का योग किया जाता है तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं, उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। यानी अगर a प्लस बी अगर हम करेंगे तो ए आई जे में कौन जुड़ जाएगा, बी आई जे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और कोटि कितनी रहेगी, m क्रॉस n ही रहेगी। कोटि कितनी रहेगी, m क्रॉस n। तो अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं समान कोटि वाली, समान कोटि की दो मैट्रिक्स ए और बी का योग कैसे किया जा सकता है, तो ए और बी का योग करने के लिए उनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाएगा। यानी ए और बी जो कि समान कोटि की मैट्रिक्स है उनका योग कैसे किया जाएगा, उनके संगत एलिमेंट जुड़ जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा मान लीजिए मेरे पास ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितनी है, 2/3। और दूसरी एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जैसे मान लो बी, हमारे पास में 4 5 6 7 8 9, फॉन्ट साइज देखना भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, ये समान कोटि की दो मैट्रिक्स हैं। अगर मैं इनका जोड़ करना चाह रहा हूँ ए प्लस बी, और जोड़ पॉसिबल है या नहीं, एक बार फॉन्ट साइज देखना भाई, फॉन्ट साइज देखने इसमें ए प्लस बी अगर मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ से तो क्या आएगा, विजुअल है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से जोड़ें कैसे, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐड क्या करना है, 4 5 6 7 8 9। समान कोटि की दो मैट्रिक्सों को जोड़ कैसे करेंगे, संगत घटक जुड़ जाएंगे। यानी ये वाला तो इसमें जुड़ेगा, यानी जो इसका एलिमेंट है a11 ये b11 में जुड़ जाएगा, a12 b12 में जुड़ेगा, a13 b13 में जुड़ जाएगा। यानी a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा अपन को मिलेगा 1 प्लस 4, 2 में कितना जुड़ेगा 5, और 3 में कितना जुड़ेगा 6, यानी ये आएगा 3 प्लस 6। ऐसे ही संगत एलिमेंट यहाँ जुड़ेंगे, 4 में क्या जुड़ेगा 7, यानी 4 प्लस 7, 5 में क्या जुड़ेगा 8, यानी 5 प्लस 8, और 6 में कितना जुड़ेगा 9। ये संगत अवयव जुड़ जाएंगे। अब संगत अवयव जुड़ने के बाद में a प्लस बी जो मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली हमको क्या मिली, 5 7 9 11 13 और ये 15। अब देख लीजिए यहाँ पर a प्लस बी की जो कोटि है वही है ये आपकी कितनी, 2/3। तो जो कोटि है इसकी वही कोटि इसकी रह जाएगी। अगर मान लो मैं ए आई जे प्लस बी आई जे को सी आई जे नाम दे देता हूँ, सी आई जे नाम दे सकते हैं अपन इसका, तो मान लो ए प्लस बी बराबर इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल गया, एक सी आई जे, तो उसकी कोटि भी क्या रहेगी, m क्रॉस n। जहाँ हो सकता है मैं a प्लस बी का नाम क्या दे दूँ, यहाँ पर स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी आई जे, तो a प्लस बी बराबर कितना गया, स्मॉल सी आई जे m क्रॉस n, जहाँ सी आई जे कौन है, सी आई जे हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये हमारे पास में एस मैट्रिक्स का योग मिलेगा। तो यही मैंने लिखा है कि दो मैट्रिक्स ए और बी का योग, ए और बी, ए व बी लिख दिया मैंने, दो मैट्रिक्स ए व बी का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो। योग से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दो अवयव का योग किया जाता है तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। संगत अवयव का मतलब वही है, जैसे a11 में b11, a12 में b12, a13 में b13, a21 में b21, और a22 में b22 और a23 में b23। इस तरीके से अपन जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाए, देखो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं अवयव के योग से। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया इसमें कि यदि a बराबर ए आई जे m क्रॉस n व b बराबर बी आई जे p क्रॉस q, यदि a प्लस बी परिभाषित है, क्या बोला, यदि a प्लस बी परिभाषित है तो क्या कंडीशन बनेगी, यदि a प्लस बी परिभाषित है इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी कोटि बराबर हो जाएगी, इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर हो जाएगी। यानी m का मान तो किसके बराबर हो जाएगा, p के, और n का मान किसके बराबर हो जाएगा, q के, यानी n किसके बराबर हो जाएगा, q के।
क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी डिफाइंड है, यानी हम ए प्लस बी कर पा रहे हैं। और ए प्लस बी तभी कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट जब कोटि बराबर हो, यानी एम क्रॉस एन किसके बराबर हो, पी क्रॉस क्यू के, यानी एम किसके बराबर हो, पी के, और एन किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के। तो ये हम दो मैट्रिक्स को ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स का व्यकलन, यानी कैसे मैट्रिक्सों को घटाते हैं अपन, वो तो सेम ही प्रोसेस है, अवयव का व्यकलन। है ना, फिर वही बात है, दो मैट्रिक्स समान कोटि की होनी चाहिए, पहली बात तो दो अवयव या मैट्रिक्स, दो अवयव मैट्रिक्स ए व बी का व्यकलन तभी संभव है जब कोटि समान हो। क्या समान हो, कोटि समान हो, कि दो मैट्रिक्स ए और बी का व्यकलन तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो, यानी समान कोटि होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, व्यकलन से प्राप्त, यानी घटाने से, व्यकलन से प्राप्त मैट्रिक्स या अवयव की कोटि वही होगी जो कोटि ए व बी की है। यानी अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास में है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए और बी का व्यकलन तभी पॉसिबल है जब उनकी कोटि समान हो, यानी जोड़ने के लिए भी कोटि समान होनी चाहिए और घटाने के लिए भी कोटि समान होनी चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी कोटि समान होनी चाहिए। व्यकलन से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि वही होगी जो ए और बी की होगी, यानी अगर ए और बी की जो कोटि है वही कोटि हमारी ए माइनस बी की रह जाएगी, वही कोटि किसकी रह जाएगी, ए माइनस बी की। घटाया कैसे जाएगा, जिस तरीके से जोड़ा गया था, संगत अवयव वहां पर जुड़ गए थे, यहां पर संगत अवयव घट जाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें हम ए समान कोटि की अवयव या मैट्रिक्स, समान कोटि की मैट्रिक्स ए व बी, मैट्रिक्स ए व बी का अंतर ए माइनस बी, समान कोटि की मैट्रिक्स ए व बी का अंतर, यानी क्या, ए माइनस बी, उनके संगत अवयवों के व्यकलन से प्राप्त होता है। व्यकलन मतलब घटाने से, व्यकलन से प्राप्त होता है। अब देखिए इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, कितनी, ए आई जे, कोटि इसकी एम क्रॉस एन। एक मैट्रिक्स हमारे पास में ए आई जे, कोटि इसकी एम क्रॉस एन, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी आई जे, कोटि इसकी भी एम क्रॉस एन। तो क्या ए माइनस बी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ए माइनस बी कितना मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा ए आई जे माइनस बी आई जे, कोटि में से हटा दिया, दोनों के बराबर है, ए आई जे माइनस बी आई जे। तो ए माइनस बी कैसे मिलेगा, इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट घटा देंगे। अब बहुत सारे बच्चे थे सोच रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट है, ये एक एक एलिमेंट नहीं है, ये ए आई जे के अंदर एम कोटि एन कॉलम है, सॉरी एम पंक्ति एन कॉलम है, और बी आई जे के अंदर भी एम पंक्ति और एन कॉलम है। यानी ए आई जे एक एलिमेंट नहीं है, आई और जे चेंज होकर सारे एलिमेंट को शो कर रहा है ये ए आई जे। इसी तरीके से बी आई जे भी बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को शो कर रहा है, ए आई जे अकेला एलिमेंट नहीं है, ए आई जे मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से बी आई जे भी मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ये सोच रहे हो। अब देखिए जैसे यहाँ पर ए आई जे तो यहाँ पर बी आई जे, तो संगत एलिमेंट घट जाएंगे, यानी क्या मिलेगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि यार संगत एलिमेंट कैसे, तो देखो यहाँ पर आई और जे की जगह 1 1 लिख दोगे तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, यानी ए 1 1 में से क्या घट जाएगा, बी 1 1।
जैसे आपने ए आई की जगह 1 और जे की जगह 2 किया तो यहाँ पर भी आई की जगह 1 और जे की जगह 2 हो जाएगा, यानी A12 में से कौन घट जाएगा, B12। तो ये सिंगल एलिमेंट नहीं है। अगर तुम्हारी क्लास में अगर कोई दिमाग में कोई गलत फहमी हो तो निकाल देना, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट घट रहे हैं। ए के जितने भी एलिमेंट है ना, ए के जितने भी एलिमेंट उनको कौन शो कर रहा है, AIJ, और बी के जितने भी एलिमेंट है उनको कौन शो कर रहा है, BIJ। और संगत एलिमेंट ही घट रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर IJ है तो यहाँ पर भी IJ ही है। अगर यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 है, अगर यहाँ पर 2 1 है तो ये भी 2 1 ही है। तो संगत एलिमेंट घट रहे हैं, और यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यानी A माइनस बी ये आपका बन गया, है ना। मान लो इसका नाम मैंने क्या नाम दे दिया, CIJ। इसकी कोटि भी कितनी होगी, M क्रॉस N ही होगी, इसकी कोटि में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी कोटि भी क्या होगी, M क्रॉस N, जहाँ CIJ कौन है, CIJ हमारा है स्मॉल CIJ बराबर AIJ माइनस BIJ, AIJ माइनस BIJ। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना आप लोग। यानी मैट्रिक्स को जोड़ने और घटाने के लिए अभी तक जो पढ़ा है उसका सार मैं बता देता हूं आपको, कि समान कोटि की दो मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी संभव है। यदि दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा तो उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, और दो मैट्रिक्स को घटाया जाएगा तो उनके संगत अवयव घट जाएंगे। जोड़ने पर प्राप्त नई मैट्रिक्स या घटाने पर प्राप्त नई मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही मैंने पढ़ाया है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया कि यदि किसी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो उसका प्रत्येक अवयव अचर संख्या से गुणा हो जाता है और उसकी भी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए आगे, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, उनको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखिए भाई, अभी हमने क्या पढ़ा, अब इसकी प्रॉपर्टियां पढ़ लेते हैं। देखो, तो थोड़ा मैं समराइज करके बताना हूं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए एक तो हमने पढ़ा एक टॉपिक आव्यूह को अचर संख्या से गुणा। मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा, यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए मेरे पास है 1 2 -1 और 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा करना, जैसे मुझे निकालना 3a, तो 3a कितने निकल गए मेरे पास में, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ a, यानी 1 2 -1 और 3, यानी 3a कितनी मिल गई, 3 मिल गई 3 6 -3 और 3 टाइम्स 9। इस तरीके से अचर संख्या से गुणा करेंगे। इसी को मैंने ये लिखाया था आपको, यदि a बराबर AIJ M क्रॉस N, तो मैंने क्या लिखाया था KIJ, तो K टाइम्स ऑफ AIJ M क्रॉस N। तो यहाँ से K क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी क्या आएगा K इंटू AIJ M क्रॉस N। अब तक कोई बच्चों को कंफ्यूज हो तो बता देना। एक तो ये टॉपिक पढ़ा है, दूसरा हमने मैं कॉम्बो पढ़ा रहा हूँ, आव्यूह का योग व व्याकलन, यानी जोड़ और बाकी। तो मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ कि सबसे पहली बात कोटि समान हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोटि समान होनी चाहिए तब जाके जोड़ और बाकी पॉसिबल है। दूसरी योग और व्याकलन, यानी जोड़ और बाकी से प्राप्त, योग और व्याकलन से प्राप्त नई मैट्रिक्स, नई आव्यूह की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरी बात कि संगत अवयव भी जुड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, अवयव जुड़ते हैं, और घटाने की बात है तो संगत अवयव घटते हैं, संगत अवयव घट जाते हैं। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है कि अगर जोड़ और बाकी कब हो सकती है, कोटि समान होनी चाहिए, योग और व्याकलन से प्राप्त नई मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सेम कोटि रहेगी, और संगत अवयव जुड़ते हैं, जोड़ना है तो, और संगत अवयव घटते हैं अगर घटाना है तो। इसी को मैं पढ़ना एग्जाम्पल से समझा था। देखो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 -1 3 4 -2, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है B
3 -1 2 4 3 6, ये अपने पास को दूसरी मैट्रिक्स है। अगर मान लो इनका योग करना है हमको a प्लस बी, क्योंकि दोनों की कोटि तो समान है ही, योग करना है तो योग कैसे करेंगे 1 2 -1 3 4 -2, और इसमें क्या जोड़ेंगे 3 -1 2 4 3 और 6। अगर इनको जोड़ना है तो मैंने क्या लिखाया था अभी, कोटि समान होनी चाहिए तो जोड़ सकते हैं, तो मैंने कोटि समान ली है। मैंने क्या लिखा, योग और व्यवकलन से प्राप्त नई मैट्रिक्स कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। संगत अवयव जुड़ते हैं, जोड़ना है तो, और संगत अवयव भी घटते हैं। संगत का मतलब ये 1 + 3, यानी 1 में कौन जुड़ेगा 3, 2 में कौन जुड़ेगा -1, यानी 2 + -1, -1 में कौन जुड़ेगा 2, यानी -1 + 2, 3 में कौन जुड़ेगा 4, यानी 3 + 4, 4 में कौन जुड़ेगा 3, और -2 में कौन जुड़ेगा 6। इस तरीके से हमारी कौन सी मैट्रिक्स मिल गई है, a + b मैट्रिक्स मिल गई। ऐसे हम घटा सकते हैं। अब घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर जैसे मैं माइनस कर दूंगा a - b, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा a - b। तो जिस तरीके से अपन ने जोड़ा था उस तरीके से यहाँ पर घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 में से -1 घट जाएगा, ऐसे -1 में से कितना घट जाएगा 2, ऐसे 3 में से कौन घट जाएगा 4, ऐसे 4 में से कौन घट जाएगा 3, ऐसे -2 में से कौन घट जाएगा 6। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स घटा सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, संगत अवयव जुड़ेंगे जोड़ने में और संगत अवयव घट जाएंगे घटाने में। तो ये मैट्रिक्स का मैंने योग और व्यवकलन आपको समझा दिया। अब पढ़ेंगे इस योग की प्रॉपर्टियों से भी अब RBSE बोर्ड है क्वेश्चन उठाने लग गई, प्रॉपर्टियों से क्वेश्चन उठाने लग गई, तो ध्यान से समझें इनको आप। देखिए योग संक्रियाओं के गुणधर्म, यानी मैट्रिक्स योग संक्रियाओं के गुणधर्म हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स यानी आव्यूह योग संक्रिया के गुणधर्म। मैट्रिक्स में योग संक्रिया के गुणधर्म कि मैट्रिक्स में किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जो योग संक्रियाओं में फॉलो होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स में योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी अगर हमने समान कोटि की A और B, अगर हमने समान कोटि की A और B दो मैट्रिक्स का योग पॉसिबल है, अगर दो मैट्रिक्स का योग पॉसिबल है तो A + B का मान हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, B + A के बराबर होगा। यानी मैट्रिक्स यानी आव्यूह योग में योग संक्रिया के लिए, ध्यान रखना मैंने कौन संक्रिया की बात कर रहा हूं, योग संक्रिया के लिए, यानी मैट्रिक्स योग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी मैट्रिक्स योग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी A + B को क्या लिख सकते हैं, B + A। अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए आप लोग, जैसे कि मान लो A बराबर है हमारा AIJ कोटि M × N, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास में B मैट्रिक्स, जैसे B मैट्रिक्स है हमारे पास में स्मॉल BIJ M × N। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो A + B, तो A + B कितना मिल जाएगा, AIJ + BIJ। संगत एलिमेंट ये है, पर ये एलिमेंट IJ वाला है तो इसमें एलिमेंट भी IJ वाला है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यानी क्या मिलेगा आपको, A + B बराबर क्या मिलेगा, AIJ + BIJ। लेकिन आप लोग इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते कि A + B को हम ये नहीं लिख सकते, इसको BIJ को हम पहले लिख सकते हैं और AIJ को बाद में लिख सकते हैं। एलिमेंट को तो कैसे भी जोड़ लेंगे, एलिमेंट की तो वैल्यू होती है भाई। मैंने यही तो समझाया कि मैट्रिक्स का मान नहीं होता, आव्यूह का मान नहीं होता, मैट्रिक्स की तो अरेंजमेंट है, बट एलिमेंट की तो वैल्यू होती है। यानी BIJ + AIJ लिख सकते हैं, और A + B इसको हम क्या लिख सकते हैं, BIJ प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, AIJ। ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के। और BIJ मतलब कौन, B, BIJ कौन, B, और AIJ मतलब A। तो यही हमारा था क्रम विनिमय नियम। तो
हालांकि प्रूफ करने की इतनी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैंने प्रूफ करके भी बता दिया कि मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए, ध्यान रखना हर एक संक्रिया की बात होगी यहां पर, मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। कौन सी संक्रिया के लिए? योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, पहला नियम। दूसरा नियम इसको प्रूफ, दूसरा साहचर्य नियम आप जानते हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, 3 एलिमेंट से चेक किया जाता है साहचर्य नियम। यानी साहचर्य नियम का भी हमारा पालन करती है योग संक्रिया में। ध्यान रखना कौन सी बात कर रहा हूं, योग संक्रिया में, मैट्रिक्स योग संक्रिया में साहचर्य नियम का क्या करती है? पालन करती है। मैट्रिक्स योग संक्रिया में, ध्यान रखना मैं संक्रिया बोल रहा हूं, मैट्रिक्स योग संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन करती है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। आप सोच रहे होंगे साहचर्य संक्रिया का मतलब क्या है? साहचर्य संक्रिया का मतलब है कि यहां पर सबसे पहले a और b को जोड़ा जाएगा और फिर उसमें C मैट्रिक्स जोड़ा जाएगा, और यहां पर पहले B और C को पहले जोड़ा जाएगा और फिर उसमें A मैट्रिक्स जोड़ा जाएगा। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आप अगर इसको प्रूव करना चाहे तो प्रूव कर भी सकते हैं। हालांकि इसको प्रूव करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए भले ही। मान लो A बराबर कितना हमारा aij। अब ऑब्वियसली मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख रखा है, तो a प्लस बी से जो कोटि मिलेगी वो a और b की कोटि के बराबर होगी, और इसका मतलब अगर मैं c जोड़ पा रहा हूं तो c की भी कोटि वही होगी जो a और b की कोटि होगी, तो तीनों की कोटि तो बराबर होनी है। यानी aij अगर m प्लस m गुणा n है, b मैट्रिक्स है bij, इसकी कोटि भी m गुणा n होगी, और c मैट्रिक्स है cij स्मॉल cij m क्रॉस n है। तो थोड़ा समझदारी दिखाइए आप लोग। अगर मुझे सबसे पहले a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी का मतलब क्या है? aij प्लस bij, यानी ये दोनों जुड़ेंगे aij प्लस bij। देखिए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये एक एक एलिमेंट नहीं है यार, ये पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट शो कर रहे हैं इन चीजों को। तो a प्लस बी की अगर बात करें हम, तो a प्लस बी कितना आ गया हमारा? aij प्लस bij, ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। यानी सबसे पहले हम a प्लस बी कर लिया। अब a प्लस बी हमारी जो भी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आ गई, तो a प्लस बी वाली मैट्रिक्स में किसको जोड़ना है? c मैट्रिक्स को। तो c मैट्रिक्स को जोड़ो, यानी ये हमारा, अब सुनो, ये एक एलिमेंट है हमारा, aij प्लस bij से एक एलिमेंट बन गया हमारा, यानी ये आ गया aij प्लस bij। फ्रंट साइड देखना भाई, सही है फ्रंट साइड, aij प्लस bij। अब इसमें जोड़ना कौन है? c, यानी cij। तो वही बात है कि दो मैट्रिक्स अगर हम जोड़ेंगे तो संगत अगर जुड़ जाएंगे, यानी अगर इसमें ये भी जुड़ गया तो ये हम क्या मिल गया? aij प्लस bij प्लस cij। तो ये भी हमारा एक ही एलिमेंट बना, लेकिन एक एलिमेंट किसके लिए? ये सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग जुड़े हैं, ये ध्यान रखना। यानी जो भी हमारी मैट्रिक्स ए बी सी की कोटि है, सेम कोटि की हमको यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन जुड़ हमारे संगत घटक ये रहे। अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो b प्लस सी पहले जोड़ेंगे, तो b प्लस सी जोड़कर क्या बन जाएगा? bij प्लस cij, और फिर उसमें कौन जोड़ना है? a, तो a। हालांकि इसको प्रूव करने की कोई bij जोड़ा तो cij भी जुड़ जाएगा, संगत घटक जुड़ गए, यानी सारी मैट्रिक्स के संगत घटक जुड़ गए। सारी मैट्रिक्स के संगत घटक है, ये ध्यान रखना। लेकिन aij प्लस bij प्लस cij से प्राप्त घटक एक है, एक घटक एक ही होगा। वैसे i और j के अलग अलग मान के लिए अलग अलग घटक मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा साहचर्य नियम है। योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स ध्यान रखना, और योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स। देखिए फिर आप कि मैंने इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं।
लेकिन अगर वो आपसे पूछे योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयवी कौन सी है, तो मैं बात कर रहा हूं योग संक्रिया, यानी योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ द सम ऑपरेशन फॉर मैट्रिक्स, यानी अवयव की जगह पर योग संक्रिया यूज करेंगे तो योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी यूज की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं कि मुझे ए ही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, तत्समक मैट्रिक्स। लेकिन कौन सी संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए। मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो ये जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो एबीसीडी वाले, तो जैसे ही अगर मैं ए में क्या जोड़ रहा हूं, ऐसी मैट्रिक्स जोड़ूंगा कि मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ए ही मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो योग संक्रिया के लिए उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तत्समक मैट्रिक्स। और वो तत्समक मैट्रिक्स कौन सी है, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ओ। ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम के अंदर यहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, वो कह देगा कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ब्लैंक होगी, या एबीसीडी के अंदर भी क्वेश्चन मिल सकता है कि योग संक्रिया के लिए, तो संक्रिया जरूर पढ़ लेना। अगर योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, ओ, यानी जीरो मैट्रिक्स। आई समझ में, चाहे इसको हम ऐसे भी जोड़ लें, जीरो मैट्रिक्स प्लस ए बराबर भी कितना आएगा, ए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी है, तो उस मैट्रिक्स का नाम है ओ मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखिए, अब जैसे हम प्रतिलोम मैट्रिक्स की बात करेंगे, गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स अलग होती है और योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स अलग होती है, तो उसको भी समझ लें। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हटा रहा हूं। देखिए ये चौथा पॉइंट हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी की, योग संक्रिया का। योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, लेकिन ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं अस्तित्व, मैं बात योग संक्रिया के लिए कर रहा हूं, तो ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर भी ध्यान रख लेना इस चीज को, कौन सी संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। तो योग संक्रिया के लिए का मतलब है कि ए में मैं कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं कि मुझे तत्समक मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, यानी शून्य मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ेंगे अपन, माइनस ए मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, योग संक्रिया के लिए ए मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी होगी, माइनस ए, यानी ए की ऋणात्मक मैट्रिक्स, ऋणात्मक मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स की तरह कार्य करेगी। योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स, तो ए में क्या जोड़ा जाए कि मुझे तत्समक मैट्रिक्स मिल जाए, यानी क्या जोड़ा जाए, माइनस ए, यानी माइनस ए को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम मैट्रिक्स। लेकिन कौन सी संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी है, माइनस ए है। ये ध्यान रखना, गुणा संक्रिया की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टियां जो योग संक्रिया से संबंधित प्रॉपर्टियां थी। तो योग संक्रिया से संबंधित जो प्रॉपर्टी उनको मैं रिकॉल करवा देता हूं। मैट्रिक्स योग में योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा, मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए सैचुरेशन नियम का पालन करती है। तीसरा, योग संक्रिया के तत्समक मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस, यानी मैट्रिक्स में योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स की तरह कोई कार्य करेगी तो उसका नाम है शून्य मैट्रिक्स, उसका नाम है ओ मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जानी चाहिए कि हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स। और योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस, यानी योग संक्रिया के लिए, यानी किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ा जाए, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए कि हमें क्या मिल जाए, तत्समक मैट्रिक्स मिल जाए। यानी ए में क्या जोड़ा जाए, नेगेटिव ए, ताकि हमको क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स, यानी ओ मैट्रिक्स हमको मिल जानी चाहिए। इसका मतलब है योग संक्रिया के लिए तत्सम, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी है, माइनस ए, और योग संक्रिया के तत्समक मैट्रिक्स कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स। आई समझ में। तो ये थोड़ा सा हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी योग संक्रिया के लिए, इनको थोड़ा ध्यान रखें। एंड हमारे आरबीसी बोर्ड की नजर रहती है इन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो थोड़ा देख लें।
अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का गुणनफल। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अगर मैं थोड़ा सा एक बार क्विक मार दूं, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा, मैट्रिक्स का योग और मैट्रिक्स का व्यकलन, और मैट्रिक्स में योग संक्रिया की कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज। तो अगर अचर संख्या से गुणा करने पर प्रत्येक अवयव अचर संख्या से गुणा हो जाता है। योग में समान कोटि की होंगी तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, व्यकलन में समान कोटि की है तो संगत अवयव घट जाएंगे। और प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम पालन करती है, शास्त्रीय नियम पालन करती है। योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स यानी ओ होगी, और योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स माइनस ए होगी। ध्यान रखना, जो बाद के दो नियम है ना उनको जरा ध्यान रखने की कोशिश करना। ये हो गई। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का गुणनफल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आओ यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे होगा उसको समझें आप लोग। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि मैट्रिक्स गुणा पॉसिबल कब होगा, दो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स है उसकी कोड ए मैट्रिक्स है उसका नाम है ए आई जे। अब मान लीजिए हमारे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी। अब गुणा पॉसिबल कब होगा, ध्यान देना। जैसे ए और बी का गुणनफल ए बी है, एक तो ए बी गुणनफल तब पॉसिबल होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, ध्यान दें मैंने ना तो ए बोला ना मैंने बी बोला, सुन लेना कान खोल के। ए गुणा बी पॉसिबल कब होगा, जब पहली वाली में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। बात करें क्यों, दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल ए बी तभी संभव है जब पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। जैसा कि मैंने यहां पर लिया है, ए और बी का गुणनफल पॉसिबल तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स ए, पहली मैट्रिक्स जैसे कि यहां पर मैंने कौन सी ली थी, ए, यानी हमारी ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसा कि यहां पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास में ए गुणा बी, तो ए मैट्रिक्स कौन है मेरे पास में, ए आई जे एम क्रॉस एन, और गुण है बी मैट्रिक्स कौन सी है, बी आई जे एन क्रॉस पी। तो मैंने भी यही बताया था कि दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी पहली वाली में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब ही गुणा पॉसिबल है, वरना गुणा पॉसिबल नहीं है। और इनके जो गुणनफल से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी वो कैसे गुणा करेंगे, मैं बैठा हूं उसके लिए, तो कैसे गुणा करेंगे उसकी बात करेंगे अपन। इनके गुणनफल से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया सी आई जे, यानी उसका जो एलिमेंट आएगा मान के चल रहे हैं क्या आएगा, सी आई जे। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या रहेगी, वो यहां से तो पंक्ति संख्या मिल जाएगी और यहां से स्तंभ संख्या मिल जाएगी। यानी पहली वाली मैट्रिक्स से तो मिलेगी पंक्ति की संख्या और दूसरी वाली से मिलेगी स्तंभ की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल तभी संभव है जब पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये थोड़ी सी बात है, हम लोग ध्यान रखना। अगर उनके गुणा से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो उनके गुणा से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि में पंक्तियों की संख्या देगी पहली वाली मैट्रिक्स और स्तंभों की संख्या देगी दूसरी वाली मैट्रिक्स। पंक्तियों की संख्या देगी पहली वाली मैट्रिक्स और स्तंभों की संख्या देगी पंक्तियों की मैट्रिक्स, तो यहां से मिल जाएगी और स्तंभों की संख्या यहां से मिल जाएगी। और क्लियरिटी से समझ लेना, और क्लियरिटी से समझ लेना। जैसा कि मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, जैसे मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए जैसे 1 2 3 -1 1 3, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। इसकी कोटि है 2/3 की, इसकी कोटि है 2/3। और दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 -1 4 और +2, जैसे ये लगा लिया। ये हमारे पास कुछ, इसकी कोटि है 3/2 की, 3/2। तो यहां से अगर हम बात करें क्या हमारा ए गुणा बी पॉसिबल है, तो ए गुणा बी पॉसिबल तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, ये पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या
दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, और अगर ये बराबर है तो ए गुणा बी पॉसिबल है। अब ए गुणा बी कैसे करेंगे उसको अपन बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन ए गुणा बी पॉसिबल हमारा है। लेकिन अगर बी गुणा ए पॉसिबल है क्या, तो बी गुणा ए पॉसिबल, या इसका मतलब है कि बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या, तो यहां पर तो बी गुणा ए भी पॉसिबल है। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर पॉसिबल हो गया, तो ए गुणा बी भी पॉसिबल है, बी गुणा ए भी पॉसिबल है। मैं इस बात को बताने वाला हूं। हालांकि बी ए और ए भी बराबर आएंगे नहीं आएंगे वो बात नहीं चल रही, यहां पे पॉसिबल है कि ए और बी का गुणनफल भी यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, और बी और ए का गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या भी बराबर है। यानी यहां पर ए बी भी परिभाषित है और यहां पर बी ए भी परिभाषित है। बोर्ड का क्वेश्चन सुन लीजिए, बोर्ड किस तरीके से पूछेगी। जैसे मान लो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए आई जे एक्स गुणा वाई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एक्स गुणा वाई, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है बी आई जे 2 गुणा 3। इस तरीके से उसने दिया है, और उसने कहा कि यदि ए गुणा बी परिभाषित है, यदि ए गुणा बी परिभाषित है एवं बी गुणा ए भी परिभाषित है, ध्यान दें मैंने क्या बोला कि यदि, मैं गुणा को हटा देता हूं, नॉर्मल लिख देता हूं, ए बी, यदि हमारे पास में 2 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, यदि उसने कहा कि ए भी परिभाषित है एवं बी ए भी परिभाषित है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए भाई कि यदि ए भी परिभाषित है, ए भी परिभाषित का मतलब क्या है, अगर ए भी परिभाषित है इसका मतलब ए में कॉलम्स की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब y का मान तो कितना हो गया 2, अरे y का मान तो कितना हो गया 2, और अगर बी ए परिभाषित है तो बी में कॉलम्स की संख्या, यानी बी में कॉलम्स की संख्या यानी ये, और ए में पंक्तियों की संख्या यानी ये, यानी इसका मतलब x का मान कितना हो गया 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है, ध्यान रखना बोर्ड। यदि a बराबर ये दे दी, b बराबर ये दे दी, और कह दिया कि यदि a b परिभाषित है, b a भी परिभाषित है, ये कह देगी यदि a b और b a आर द डिफाइंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि a b और b a दोनों परिभाषित हैं तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने यही चीज बताया था आपको कि 2 मैट्रिक्स a और b का गुणनफल तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसी को मैं वापस अब देख लो, एक बार लिख देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स थी a बराबर ए आई जे, और दूसरी मैट्रिक्स थी b बराबर ये m गुणा n। मैं थोड़ा बड़े लिख देता हूं, बच्चों कमेंट भी आए थे बड़े लिखा करो सर। तो ए आई जे m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है b आई जे n क्रॉस p। मान लो 2 मैट्रिक्स हमारे पास में, a है ए आई जे m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है b आई जे n क्रॉस p। तो क्या a भी पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। देखिए a कितना है हमारा ए आई जे m क्रॉस n गुणे b कितना है b आई जे n क्रॉस p। तो अगर इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर तो पॉसिबल है, लेकिन a और b की जो कोटि भी पूछ सकता है। ये तो खैर हालांकि छोटा क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड का, लेकिन गुणा करेंगे तो मान लो क्या आ रही है सी आई जे, और सी आई जे की कोटि बनेगी m क्रॉस p। यानी इस गुणा से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को पंक्ति देगी पहली वाली और कॉलम देगी दूसरी वाली। अब हम बात करते हैं गुणा किया कैसे जाता है उसको, वो इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझा देते हैं। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स को बहुत डेप्थ में पढ़िए। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, इसकी कोटि है 2/3। अगर मान लो मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस मैट्रिक्स कोटि है 3/2। तो
ए भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहले ए बी कर रहा हूँ गुणा, ए बी। अब कैसे गुणा करते हैं थोड़ा सा समझ लेना। 3 4 5 6 और 1 2 3 4 और 5 और ये 6। अब ये देखिए गुणा कैसे करेंगे, देखिए इनको गुणा कैसे किया जाएगा। देखो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है तब एक अवयव बनेगा। मैं वापिस बोल रहा हूं, पहली वाली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर पहली पंक्ति को कॉलम खत्म हो गए। तो हम पंक्ति यहां पर बदलेंगे जब जब पूरे कॉलम खत्म हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, इसकी पहली पंक्ति को जब हम पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो एलिमेंट बनेगा 1। जब इसकी पूरी पहली पंक्ति को इसके पूरे दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तब एलिमेंट बनेगा एक और दूसरा एलिमेंट बनेगा A12। ध्यान दें, इसकी पहली पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, अगर आपने नाम सुना तो C11 बन जाएगा वो। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, एक एलिमेंट बनेगा। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, वो C12 बन जाएगा। पहली पंक्ति कॉलम खत्म, पंक्ति चेंज करेंगे, पंक्ति चेंज करेंगे तो हमारे एलिमेंट भी, फिर यानी दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो हमारे इस तरीके से एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो करके देखते हैं एक बार। देखिए जैसे मैं A गुणा B कर रहा हूं यहाँ पे, तो इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम से कैसे करेंगे, तो गुणा भी संगत अवयव गुणा होंगे, फिर बीच में प्लस लगेगा। जैसे ये वाला तो इससे गुणा होगा, तो 1 गुणा 1 कितना आएगा 1, फिर प्लस लगा देंगे। फिर ये वाला इससे गुणा होगा, 2 तिया 6, फिर ये वाला इससे गुणा होगा, 5 तिया 15। अब जाकर एक एलिमेंट बना माय डियर स्टूडेंट। ये 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 3 6 और 3 गुणा 5 15। अब इस पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे, इससे ठीक है। अब करें तो वही संगत एलिमेंट से करेंगे। 1 किससे होगा, इस 2 से, तो कितना आएगा 2 एकम 2 प्लस ये 2 किससे गुणा होगा 4 से, कितना आएगा 8। ये 2 किससे गुणा होगा, सॉरी माफ कीजिए 3 किससे होगा 6 से, कितना आएगा 18। देखिए 1 किससे गुणा होगा 2 से, 2 किससे गुणा होगा 4 से 8 और 3 किससे होगा 6 से, यानी कितना आ गया 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से 4 प्लस 5 को किससे करेंगे 3 से 15 प्लस 6 को किससे गुणा करेंगे 5 से 23। अब इस दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो दूसरे कॉलम से 4 तो किससे होगा 2 से, यानी कितना 8। फिर ये 5 किससे होगा 4 से, यानी 20 और ये 6 किससे होगा 6 से, यानी कितना 36। समझ में आया आपके। देखिए वापस समझ लो भाई, इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे जब 1, फिर इसको इससे करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। फिर पंक्ति दूसरी लेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ये एलिमेंट बनेगा और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम यानी एक एलिमेंट ये बनेगा। तो एलिमेंट 4 ही है, ध्यान रखना। तो क्या बना हमारा ए बी, क्या बना हमारा ए बी, हमारा ए बी बना माय डियर स्टूडेंट 15 और 6 21 और 1 22, यानी ये कितना हो गया 8 तो 10 47 और 4 49, ये कितना हो गया 36 56 56 8 64। तो ये हमारी मैट्रिक्स मिली, कौन सी ए बी मैट्रिक्स, और इसकी कोटि की 2/2। देखो 2/2 की होनी थी, देखो यहाँ से 3 3, यानी आपको यहाँ से पंक्ति मिली, यहाँ से कॉलम, यानी ये हमारी मैट्रिक्स 2/2 की। तो इस तरीके से अपन को मैट्रिक्स को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। अब देखिए थोड़ी सी इसकी गुणा की प्रॉपर्टियां भी अपन देख लेते हैं, और टाइम हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं गुणा संक्रिया की। तो गुणा मैं और समझाऊंगा, अभी टेंशन लेना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में और भी समझाएंगे। एक और गुणा समझ लो, चलो नॉर्मल सा एक गुणा और समझ लेते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास में B 1 2 3। इसकी कोटि कोई बताएगा तो 1 गुणा 3, एक पंक्ति 1 2 और 3 कॉलम, इसकी 1 2 और 3 3 पंक्ति और 1 कॉलम।
यहाँ पर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। तो ए गुणा बी कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, 1 2 3 और ये मेरे पास में 1 2 और 3। अब यहाँ पर इस तरीके के मैट्रिक्स में बच्चे में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो देखिए फॉन्ट थोड़े से मैं बड़े कर लेता हूँ। देखो ये मान लीजिए 1 2 3 और ये हमारे पास 1 2 और 3, ये हमारे पास में थे 1 2 3 और ये हमारे पास फॉन्ट थे 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से अगर मैं गुणा करूंगा तो देखो बहुत सारे बच्चे इस तरीके के मैट्रिक्स को गुणा को बिल्कुल गलत कर जाते हैं, ध्यान रखना। तो गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम एक एलिमेंट। तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम से गुणा करेंगे। देखो 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4 और 3 3 9। अभी एक एलिमेंट ही तो बना। अब पहली पंक्ति है, कॉलम खत्म। अगर कॉलम खत्म तो अब मैं पंक्ति चेंज करूंगा, है कॉलम खत्म, यानी यहां पर पंक्ति भी खत्म। यानी हमारे पास में a गुणा b कितना मिला, 14। और बहुत सारे बच्चे फिर इसके मैट्रिक्स लगाना भूल जाते हैं तो गलत, यानी इसका आंसर आया ये मैट्रिक्स 14। ये ध्यान रखना। अब देखिए ऐसे मान लो मुझे बी ए गुणा करना हो तो बी ए कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये बी है और ये ए हो गया। अब सुनना, जैसे वापिस मैं थोड़े बड़े लिखता हूं, 1 2 3 और ये 1 2 और ये 3। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे बी ए, देखना पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब मैं क्या करूं, एक एक एलिमेंट है तो मैं तो संगत एलिमेंट ही गुणा करते आया था, इससे पहले फिर जोड़ता ही आया था। तो पहली पंक्ति पहले कॉलम से एक एलिमेंट बनेगा तो 1 गुणा 1 1, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम यानी कितना 2, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम यानी कितना 3। कॉलम चेंज होंगे ऐसे चलोगे तब, और पंक्ति चेंज होगी जब ऐसे चलेंगे, जब पंक्ति चेंज होंगी। अब पहली पंक्ति से मैंने तीनों कॉलम से निपटा दिया। अब दूसरी पंक्ति की बात है, इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति, तो हम भी पंक्ति चेंज कर लो। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 दूनी 4, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 3 दूनी 6। ऐसे जैसे आप शिफ्ट होंगे, कॉलम चेंज होते हैं, नीचे आएंगे पंक्ति चेंज हो जाएगी। अब एक पंक्ति से इस कॉलम को भी गुणा कर लिया। अब तीसरी पंक्ति, तो हम भी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 6 और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 9। तो ये हमारा बी आ गया। तो बी ए कितने बाई कितने की आ गई, 3 बाई 3 की। तो ये बहुत अच्छी मैट्रिक्स है, अच्छे लेवल से। ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे भी गए हैं बोर्ड के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखें। और कई बार हमारे जो गुणा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण इस तरीके के क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। या तो यहाँ पर या तो हम कुछ अलग ही तरीके से बना देते हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बना देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा क्या रखें आप लोग, ध्यान रखें। अब मैं इसमें एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, मैट्रिक्स गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टी हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो मैं बता देता हूं मैट्रिक्स में गुणा संक्रिया के लिए। प्रॉपर्टी गुणा संक्रिया के लिए गुणधर्म। मैट्रिक्स में गुणा संक्रिया के लिए गुणधर्म, सबसे पहला कि ए क्रम विनिमय नियम का पालन सामान्यतः नहीं होता। मैंने एक शब्द और बोल दिया, सामान्यतः। क्रम विनिमय नियम का, ये इंक दिख रही है कि इसमें डालनी पड़ेगी इंक। क्रम विनिमय नियम का पालन सामान्यतः नहीं होता, नहीं होता। सामान्यता का मतलब मैं बता ही दूंगा अभी क्यों बोला मैंने सामान्यता, क्योंकि कई जगह क्रम विनिमय नियम का पालन होता है और ये मैं कल बताऊंगा आपको। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करोगे कि किसके अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ये कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क है, आज मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्रम विनिमय नियम का पालन सामान्यता नहीं होता, इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। अब यहाँ ये तो मैं बता ही दूंगा, देखो कैसे कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। अरे भाई ए बी और बी ए बराबर तो आना तो दूर की बात है। हो सकता है ए बी तो पॉसिबल और बी ए गुणा करना ही पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए रूप में ले लो, जैसे मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ये 2 गुणा 4 की है, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास में बी आई जे, और ये 4 गुणा 3 की है।
तो सर क्या ए भी पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो है, क्योंकि यहां पर ए वाली में कॉलम्स, बी वाली में पंक्ति बराबर है। ए भी तो हम कर सकते हैं, और ए भी जब कर लिया तो ए भी कुछ न कुछ तो आएगी भाई। अगर ए भी कुछ न कुछ आएगी, लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है? सर बी ए का मतलब बी में कॉलम्स, इसमें पंक्ति बराबर, तो बी ए तो गुणा पॉसिबल तक नहीं है, तो क्रम विनिमय तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। इसलिए ध्यान रखना है कि क्रम विनिमय नियम का पालन गुणा संक्रिया में सामान्यतः नहीं होता। और एक कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जो समान कोटि की, जिनको गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। ये आपका होमवर्क है और मुझे बताओगे आप, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को बताऊंगा। दूसरा, मैट्रिक्स गुणा संक्रिया में साचर्य नियम पालन होता है भाई, साचर्य नियम का पालन होता है। साचर्य नियम को मैंने राइट टिक करके मतलब साचर्य नियम का पालन होता है। साचर्य नियम का पालन होने का मतलब है कि ए गुणा बी गुणा सी, चाहे तो आप पहले ए और बी को गुणा करके सी से कर लो, और चाहे आप ए और बी को क्या नाम से बी और सी को पहले से गुणा करके फिर ए से गुणा कर लो। यानी मैट्रिक्स गुणा में साचर्य नियम का पालन होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? गुणा में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। गुणा संक्रिया में तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो भाई इसमें जो तत्समक अस्तित्व, इसमें जो तत्समक मैट्रिक्स होती है वो आई होती है। नॉर्मली कुछ भी नहीं बोले तो तत्समक मैट्रिक्स आई होती है, लेकिन अगर बोर्ड में पूछा गया कि योग संक्रिया में तत्समक, तो वो शून्य मैट्रिक्स होती है। ध्यान रख लेना, पहले बोल दिया मैंने। यानी अगर ए को किससे गुणा किया जाए? आई से, या आई को किससे गुणा किया जाए? ए से, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। और यही कारण है आई को तत्समक मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि आई गुणा संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स की तरह कार्य करती है। तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा, उसके बाद में चौथा नियम क्या है इसके अंदर? देखिए, चौथा नियम यह है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल इस प्रकार हो, यदि कि ए बी, यदि दो अवयव ए व बी का गुणनफल ए बी व बी ए इस प्रकार परिभाषित हो। किस प्रकार? नीचे लिख रहा हूं। ए बी और बी ए इस प्रकार परिभाषित हो कि यदि ए बी बराबर बी ए और कितना आ जाए? आई, तो ऐसी स्थिति में ए और बी को परस्पर प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए व बी क्या कहलाएंगी? परस्पर आपस में प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएंगी। और यहां पर प्रतिलोम मैट्रिक्स है, उसको अपन बोलते हैं ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स को ए इनवर्स। यानी इसी को हम कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर कितना? आई। तो ये भी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान रखें। में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, देखिए आपको। घात का मान भी आई ही आएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए एक चीज और समझने की कोशिश करना, जैसे हम बाद में आप लोगों को समझाएंगे कि ए क्यूब है, तो और यहां जो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए गुणा ए। तो भाई साचर्य नियम ये कह रहा है कि पहले दोनों को गुणा कर लो पहले, या साचर्य नियम ये भी तो कहता है कि बाद वाले इनको पहले कर लो, यानी ए स्क्वायर गुणा ए कर लो, चाहे ए गुणा ए स्क्वायर। तो इसमें कतई कंफ्यूज ना हो कि भाई यहां पर क्रम विनिमय नियम का खंडन हो गया। ये क्रम विनिमय नियम का रोड़ा ही नहीं है, ये तो साचर्य नियम का रोड़ा है।
इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और मैंने आपको एक काम दिया है, वो कमेंट सेक्शन में करेंगे आप और मुझे बताएंगे कि कौन सी मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज को बताएगा उसको एक्स्ट्रा इज्जत दी जाएगी, अलग से इज्जत दी जाएगी। तो आज हम इतना ही इसको कंटिन्यू, कल वापस और कंटिन्यू करेंगे, इतना ही करेंगे आज। कल अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, 3.2 स्टार्ट हम लोग कर देंगे। तो अगर ये जो हमारा पढ़ा है वो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। निःशुल्क जो भी क्लासें हैं वो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। और एक काम करना, जो हमारे चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर टेलीग्राम का एक लिंक है, तो उस टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद।